नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। अमित शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों और नवाचारों को किया जाएगा प्रदर्शित। मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स एक्शन में बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के महानिरीक्षक ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। इलाके में बीएसएफ की 5 टीमें तैनात। अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट आज से 18 अप्रैल तक। भारत और तंजानिया होंगे सह मेजबान। बहुपक्षीय अभ्यास से समुद्री सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। जलियांवाला बाग नरसंहार की आज 106वीं बरसी। 1919 में आज ही के दिन अमृतसर में शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए हजारों निहत्थे भारतीयों पर ब्रिटिश सेना ने बेरहमी से बरसाई थी गोलियां। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और यू टर्न। स्मार्टफोन और कंप्यूटर समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान को रेसिप्रोकल टैरिफ से दी छूट। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वो भोपाल स्थित रविंद्र भवन में होने वाले राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में भाग लेंगे। अमित शाह की उपस्थिति में ही एमपी डेयरी फेडरेशन और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। साथ ही अमित शाह राज्य सहकारिता विभाग के कामकाज की भी समीक्षा करने वाले हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स एक्शन में आ गई। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के महानिरीक्षक ने पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके बाद शांति स्थापना के लिए बीएसएफ की 5 टीमें भेजी गईं, जो कि पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य प्रशासन को अन्य संवेदनशील जिलों पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की सलाह दी। केंद्र स्थिति पर निगरानी रखे हुए और केंद्रीय गृह सचिव ने केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती सहित राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि मुर्शिदाबाद में स्थानीय रूप से उपलब्ध बीएसएफ के लगभग 300 कर्मियों के अलावा राज्य सरकार के अनुरोध पर 5 कंपनियों को तैनात किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण होते हुए भी नियंत्रण में है और इसकी कड़ी निगरानी की जा रही है। डीजीपी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर तैनात बीएसएफ की सहायता ली जा रही है। अब तक 150 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने फिर दोहराया कि ईवीएम पूरी तरह टैंपर प्रूफ है और इससे छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं। झारखंड के 3 दिवसीय दौरे के क्रम में रामगढ़ में चुनाव वॉलंटियर्स के साथ संवाद के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और तब ये कहा। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त बीएलओ के साथ भी संवाद करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन रामगढ़ के रजरप्पा में उन्होंने चुनाव वॉलंटियर्स के साथ संवाद किया। इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनावी प्रक्रियाओं की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और बेहतर तरीके से चुनाव आयोजन में सभी के योगदान की सराहना की। हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स, वॉलंटियर्स, बूथ लेवल ऑफिसर्स जिनसे मैं भी संवाद करके आ रहा हूं, उन सब से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि झारखंड में डेमोक्रेसी की एक बहुत सशक्त नींव है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत में इस्तेमाल किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पूरी तरह टेम्पर प्रूफ है। उन्होंने कहा कि मतदाता जिस बटन पर अपनी उंगली दबाता है, वीवीपैट उसी की गिनती करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी बताया कि अभी तक 5 करोड़ से भी ज्यादा वीवीपैट की गणना हो चुकी है और ईवीएम के साथ मिलान सटीक आया है। भारत की जो ईवीएम है वो टेम्पर प्रूफ है और जिस पर मतदाता जिस बटन पर अपनी उंगली दबाता है उसी की वीवीपैट स्लिप निकलते हुए वो उसको देखता है और उसी की जब गिनती होती है
तो अभी तक 5 करोड़ से भी ज्यादा वीवीपैट की स्लिप्स की गणना हो चुकी है। संवाद कार्यक्रम में वॉलंटियर्स और चुनाव से जुड़े कर्मियों ने पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अपने अनुभव मुख्य चुनाव आयुक्त से साझा किए। 11 आईडी कार्ड पे जो भी आपके पास है वो लेके आइए, उसके बाद मतदान आराम से दे सकते थे। ये सारी जानकारी हम लोग पहले भी देते थे और किसी कारण से वो भूल भी जाते थे ना, तो उस समय भी जानकारी देके और चुनाव करवाने में हम लोगों ने सहयोग किया। इस संवाद कार्यक्रम में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्य चुनाव आयुक्त रविवार को बीएलओ से भी संवाद करेंगे। रामगढ़ दौरे के क्रम में उन्होंने रजरप्पा छिन्नमस्तिके मंदिर में पूजा अर्चना कर मंगल कामना भी की। रामगढ़ से के तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहला बहुपक्षीय अभ्यास अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट आइकमी आज से 18 अप्रैल तक आयोजित की जा रही है। इसमें भारत और तंजानिया सह मेजबान होंगे, जबकि कोमोरोस, जिबूती, कीनिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स और दक्षिण अफ्रीका भाग लेने वाले। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास की दृष्टि से अनुरूप है। आईएनएस चेन्नई और आईएनएस केसरी के दार एस सलाम पहुंचने पर तंजानिया पीपल्स डिफेंस फोर्स के साथ उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। अभ्यास में टेबल टॉप और कमांड पोस्ट गतिविधियां, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, विजिट बोट सर्च एंड सीजर अभ्यास और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस शामिल हैं। आईएनएस सुनैना भी अभ्यास में भाग लेगी। कार्यक्रम के दौरान योग, खेल, सार्वजनिक विजिट्स और तमाम अन्य गतिविधियां शामिल की जाएंगी। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ग्रीस में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लिया। ग्रीस की हेलेनिक वायुसेना द्वारा 31 मार्च से 11 अप्रैल तक आयोजित 12 दिवसीय ये अभ्यास एलिस के ऐतिहासिक क्षेत्र में एंड्रोमेडा एयरबेस पर हुआ। इसमें भारत समेत 15 देशों की वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30, MKI लड़ाकू विमान, IL-78 और C-17 विमानों की ताकत देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कोरबा जिले में स्थित भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने छत्तीसगढ़ में लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के खनन और कोयला खदानों की संभावनाओं और छत्तीसगढ़ में भू राजनीति में महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका के बारे में बताया। दुनिया में जो बदलती हुई राजनीति स्थिति देखते हुए, जियो पॉलिटिक्स देखते हुए, क्रिटिकल मिनरल सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। अगर क्रिटिकल मिनरल आपके पास नहीं है, आपका सेलफोन प्रोडक्शन में भी बाधा हो सकता है। सेलफोन प्रोडक्शन से लेके आप स्पेस टेक्नोलॉजी तक हर जगह क्रिटिकल मिनरल चाहिए। सोलर पैनल से लेके ईवी व्हीकल्स तक सभी जगह क्रिटिकल मिनरल्स का ज़रूरत पड़ती है। और देश में सबसे बड़ा माइन ब्लॉक गेवरा है, उसके बाद कुसमुंदा है। उस 2 ब्लॉक्स के देश के लिए बहुत बड़ा कोल का
कंट्रीब्यूशन करते हैं 2 माइंस। क्षेत्र में कोयले विस्तार को लेकर कोई लगाया जाएगा और दूसरा एक छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मामला था कोल स्कीम का, जिसमें कई अधिकारी आज भी जेल में हैं। जो भी गलत करते हैं एज पर लॉ एक्शन होते रहते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी सरकार है, भ्रष्टाचार के विषय पर हम 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हैं। ये थे केंद्रीय कोयला मंत्री किशन जी रेड्डी, जो डीडी न्यूज से बात कर रहे थे। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। खबर नागालैंड से, जहां शनिवार को पहली बार राज्य स्तरीय मेगा कानूनी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय कानून और न्याय के साथ साथ संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सर्वोच्च न्यायालय के 3 वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह के साथ साथ गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश ने कोहिमा में आयोजित मेगा कानूनी सेवा शिविर में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मेगा कानूनी शिविर उन व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करता है जो कानूनी सलाह और सहायता के लिए पात्र हैं। उन्होंने कहा कि ये कानूनी समस्याओं का सामना करने वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करता है। जो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया और साथ ही भारतीय संविधान की कानूनी संस्कृति को बढ़ावा देता है। समापन समारोह में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सभी अधीनस्थ न्यायालयों की अगुवाई में देश के कानूनी समुदाय ने न केवल कानूनी क्षेत्र में भारत के भाग्य को आकार दिया, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी नागरिकों की समानता को बनाए रखने, शांतिपूर्वक सामाजिक ताने बाने और देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक परिस्थिति से जुड़ा तंत्र बनाने में अहम किरदार अदा किया है। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के गुना जिले की, जहां श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना से इलाके में तनाव उत्पन्न हुआ। घटना उस समय हुई जब बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा उर्फ गब्बर कुशवाहा और उनके समर्थकों की अगुवाई में श्रद्धालु शोभा यात्रा निकाल रहे थे। शोभा यात्रा जब कर्नलगंज क्षेत्र में मस्जिद के पास से निकल रही थी, तब मुस्लिम पक्ष के लोगों ने शोभा यात्रा में बज रहे डीजे को बंद करने के लिए कहा। डीजे बंद नहीं होने से नाराज उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पथराव शुरू किया, जिसकी वजह से भगदड़ हुई। हमले में बीजेपी पार्षद गब्बर कुशवाहा के 11 वर्षीय बेटे अकुल कुशवाहा सहित शोभा यात्रा में चल रहे कई श्रद्धालु घायल हुए। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी संजीव कुमार सिन्हा और कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। फिलहाल स्थिति नियंत्रित है और मामले की जांच की जा रही है। घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं बीजेपी पार्षद गब्बर कुशवाहा ने सिटी कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थोड़ा पथराव हुआ है, उसमें 2 समुदाय के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा और हम और एसपी साहब मौके पे गए हैं। वहाँ पे सिचुएशन अभी टोटली कंट्रोल पे है और जिन लोगों ने भी किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। और इसी पूरे मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र राजपूत गुना से। राजेंद्र, अभी वहां पर गुना की अगर बात की जाए तो स्थिति कितनी नियंत्रण में है? जी हाँ, बिल्कुल प्रशासन और पुलिस ने नियंत्रण को कंट्रोल कर लिया है कि तनाव की स्थिति हो गई थी। कल कर्नलगंज में जो वाकया हुआ था कि हनुमान जयंती पर जुलूस निकाला जा रहा था, तो अचानक कर्नलगंज में किसी विशेष समुदाय के धार्मिक स्थल के सामने डीजे को लेकर बहस हुई और इसमें पथराव चालू हो गया। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी
और कलेक्टर एसपी ने मौके मुआयने का दौरा किया और स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। पूरा कन्नेलगंज शाम से ही छावनी में तब्दील हो गया था, क्योंकि हिंदू संगठन के लोगों ने बहुत ज्यादा उत्पात मचाया। कोतवाली में यहाँ आरोपी जो है उनके विरुद्ध एफआईआर को लेकर हल्ला शोरगुल किया, लेकिन चूंकि पुलिस प्रशासन ने मौके की स्थिति को देखते हुए और जिन पर पथराव किया था वो 6 से 7 लोग जो जुलूस में शामिल थे उनकी चोटिल हुए, तो कोतवाली पुलिस ने 5 लोगों से नामजद एफआईआर दर्ज की और 15-20 अज्ञात किए। क्योंकि मामला संगीन था, अफरा तफरी का माहौल था, चारों तरफ बाजार बंद हो गया था, एक अफवाह फैल गई थी। क्योंकि पुलिस कोतवाली गुना ने पुलिस ने 9 लोगों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है जिनके नाम दर्ज थे, और बाकी की स्थिति अभी नियंत्रण में है, पूरी तरह कंट्रोल में स्थिति है। कानून व्यवस्था चौकसी है, अभी भी फोर्स पुलिस का कन्नेलगंज में लगा हुआ है। क्या उन उपद्रवियों की पहचान किसी तरह पुलिस कर पाई है? जी हाँ, कुछ वीडियो पथराव जो हुआ था, कुछ वीडियो वायरल हुए थे, उनको चिन्हित करके और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 लोगों पर जो नामजद विशेष समुदाय के लोगों पर पहचान करके एफआईआर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। 15-20 और जांच का विषय है, बाकी पुलिस बारीकी से छानबीन कर रही है। इसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, सख्त कड़ी कार्रवाई दी जाएगी। इस मामले में आपको एक मेंशन करना चाहता हूँ कि गुना सांसद ज्योतिराज सिंधिया और केंद्रीय मंत्री ने भी इस मामले को लेकर खेद व्यक्त किया और दुख प्रकट किया है कि उन्होंने भी इस को संज्ञान में लेते हुए एसपी कलेक्टर से बात की और शांति बहाली की बात करी है। फिलहाल अभी शांति है, चारों तरफ कोई ऐसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा। चलिए राजेंद्र, आप नज़र बना के रखिएगा इस पूरे मामले पर, आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आइए अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम, बात संभल की, जहां उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो संभल जिले के प्रसिद्ध जनेता शरीफ दरगाह में बड़ी अनियमितताएं सामने आई। प्रशासनिक जांच में ये पता चला कि दरगाह कमेटी वक्फ संपत्ति का निजी इस्तेमाल कर रही है। जांच में ये भी उजागर हुआ कि कमेटी ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से ईदगाह का निर्माण किया। पिछले 7 वर्षों से वक्फ संपत्ति के हिसाब किताब के लिए मुतवल्ली की नियुक्ति नहीं की गई और शिकायतकर्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि गांव जनेटा में उनके पूर्वज मुआज़ामिया शाह की मज़ार है। इसके अलावा क्षेत्र में कई अन्य मज़ारें भी हैं और उनके साथ वक्फ की ज़मीन जुड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शाहिद मियां ने वक्फ की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया, वहां झोला छाप अस्पताल भी चलाया जा रहा है। जावेद ने यह भी बताया कि दरगाह कमेटी हर साल उर्स के आयोजन से लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की कमाई करती है, जबकि शपथ पत्र में ये दर्शाया गया कि उर्स से कोई आय नहीं होती। उन्होंने साइकिल स्टैंड को भी ठेके पर देने के साथ साथ पैसे कमाने की बात कही है। जनेता में एक दादा मौजूद शाह साहब का मज़ार है, उसके साथ साथ बफ की ज़मीन है वहाँ पर। तो बफ की ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है सैयद शाहिद मियां ने। वहाँ पर बहुत बड़ी इनकम होती है, हर साल 2.5-2 करोड़ रुपए कमाते हैं वो। के बावजूद वक्फ बोर्ड को कोई किसी तरीके का कोई पैसा नहीं दिया गया है और किसी तरीके की कोई आमदनी नहीं दिखाई गई है। मेरे द्वारा शिकायत डीएम साहब से भी की गई और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से भी की गई। श्रीमान लेखपाल तहसीलदार साहब गए थे और लेखपाल महोदय भी गए थे। उन्होंने वक्फ के कागज मांगे हैं उनसे और आय व्यय का ब्यौरा मांगा है। उनके पास कोई वो दिखा पाए नहीं दिखा पाए, ये तो नहीं पता होगा अधिकारियों। जलियांवाला बाग नरसंहार की आज 106वीं बरसी है। वर्ष 1919 में आज ही के दिन अमृतसर में शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए हजारों निहत्थे भारतीयों पर ब्रिटिश सेना ने बेरहमी से गोलियां चलाईं। ये नरसंहार मानव इतिहास के सरकार प्रायोजित सबसे बड़े हत्याकांड में से एक था। जलियांवाला बाग में रिवॉल्ट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध में शामिल होने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। इस दौरान अंग्रेज पुलिस अधिकारी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। उसने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दिया और इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। जलियांवाला बाग कांड से जुड़ी देखिए ये खास रिपोर्ट। 1919 दोपहर का वक्त, अमृतसर का जलियांवाला बाग, एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में खून से लिखा गया। पंजाब की गर्म दोपहर में हजारों लोग बाग के भीतर इकट्ठा हुए थे। कोई बैसाखी का त्योहार मनाने आया था तो कोई अंग्रेजी हुकूमत के काले कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने।
उस कानून ने अंग्रेजों को ये अधिकार दे दिया था कि वे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते हैं। इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना उस समय की सबसे बड़ी हिम्मत मानी जाती थी। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि वो बाग जहां आजादी की उम्मीद लेकर वे जमा हुए थे, कुछ ही पलों में कत्लगाह बन जाएगा। दोपहर में जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने करीब 40 सैनिकों के साथ बाग में दाखिल होता है। बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई अल्टीमेटम दिए उसने एक ही हुक्म दिया, फायर। अगले 10 मिनट तक सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रही, बंदूक की। दीवारों से टकराती गोलियों की आवाज, भागते लोगों की चीखें और फिर सन्नाटा। जनरल डायर के सैनिकों ने 1650 गोलियां चलाई। बाग चारों ओर से बंद था। सिर्फ एक संकरा गेट था जिसे डायर ने पहले ही ब्लॉक कर दिया था। लोग इधर उधर भागे, कुछ दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। कई जान बचाने के लिए बाग के बीच बने हुए कुएं में कूद गए। उस कुएं में आज भी लोहे की जाली लगी है, लेकिन उसके नीचे दबी हैं सैकड़ों चीखें। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक इस हत्याकांड में 291 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय नेताओं और स्वतंत्र पत्रकारों के अनुसार ये संख्या 500 से भी ज्यादा थी। और अगर ये सवाल उठे कि इस कत्लेआम का जिम्मेदार कौन था, तो सीधा जवाब है जनरल डायर, जिसने खुद संसद में माना कि उसने डर फैलाने के लिए ये कदम उठाया ताकि भारतीय फिर कभी विरोध न करें। लेकिन हद तो तब हुई जब ब्रिटेन में उसे सम्मानित किया गया। जनता ने चंदा इकट्ठा किया और उसे हीरो की तरह देखा गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिन्होंने इस घटना की निंदा करने में भी काफी समय लगा दिया। और जब लोगों ने न्याय की मांग की तो जवाब मिला, यह कदम बगावत रोकने के लिए जरूरी था। लेकिन इस त्रासदी ने सिर्फ दर्द ही नहीं दिया, ये क्रांति का बीज भी बो गई। इस नरसंहार की खबर जब 12 साल के भगत सिंह तक पहुंची तो वो अमृतसर पहुंचा, बाग की मिट्टी को अपनी छोटी सी बोतल में भरा और उसी दिन तय कर लिया कि आजादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगी, उसे छीनना होगा। महात्मा गांधी, जो अब तक अंग्रेजों से बातचीत के रास्ते पर चल रहे थे, इस घटना के बाद पूरी तरह बदल गए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अब सहयोग का कोई रास्ता नहीं, अब देश को खुद अपना रास्ता बनाना होगा। यहीं से असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ और उस वक्त के सबसे बड़े साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें सर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने वो उपाधि लौटा दी। उनका कहना था, जब मेरे देश के नागरिकों की हत्या को जायज ठहराया जा रहा है, तब किसी भी उपाधि का कोई मूल्य नहीं। आज जब जलियांवाला बाग जाते हैं तो वहां की दीवारों पर 10 गोलियों के निशान देखकर रूह कांप जाती है। वो कुआं जिसमें सैकड़ों जानें डूब गईं, अब भी वहां मौजूद है। बाग का हर कोना, हर ईंट आज भी गवाह है उस दोपहर की जिसने पूरे भारत को एक साथ झकझोर कर रख दिया था। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये भारत के आत्मसम्मान पर सीधा वार था। लेकिन इसी वार ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। आज जब हम आजादी की बात करते हैं तो उन दीवारों को याद रखना बहुत जरूरी है, जो आज भी चीख चीख कर कहती है, हम भूले नहीं हैं और कभी भूलेंगे भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हम जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। आने वाली पीढ़ियां उनके अदम्य साहस को हमेशा याद रखेंगी। ये वास्तव में हमारे देश के इतिहास का एक काला अध्याय था। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।